मेरी आवाज आ रही है साहब सर? यस सर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल और कंपाउंड दोनों से हम छोटी वस्तु को देखने का यूज करते हैं, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप से और भी अगर वस्तु बहुत छोटी जो खुले आंख से नहीं दिखता है, उससे इसको देख है ना, उसको इससे देखने का प्रयास। जो छोटे छोटे हीरा है ना, छोटे छोटे से जो जीवाणु है, उन सबको देखने में हम यही कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज। तो ये काम कैसे करता है? तो बेसिकली ये काम वही करता है जो सिंपल माइक्रोस्कोप करता है, कि विजुअल एंगल को बड़ा करता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मेन यूज है, इट इज यूज्ड टू सी very small objects by increasing their visual angles। जितना विजुअल एंगल ज्यादा बनेगा आपके, उतना बड़ा वो हमको दिखा। It is used to see the very very small objects by increasing their visual angle। इसमें in this there are two converging lenses। पहले आप इसका एक डायग्राम समझ लो, फिर उसके बाद ठीक है। सबसे पहले हम एक कन्वर्जिंग लेंस के बगल में इस लेंस के फोकस और डबल फोकस के बीच में, ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा है, कैसे इमेज बना है। जो लेंस यहां लिया है, इस लेंस के फोकस और डबल फोकस के बीच में और फोकस के काफी करीब, फोकस के काफी करीब हम एक ऑब्जेक्ट को रखें। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट बस इसका रियल बनेगा। यस सर। बड़ा बनेगा। यस। और उल्टा बनेगा। यस सर। तो हम इसका फोकस बना लें, इसका इमेज बना लें। इमेज बनाने का नियम क्या है? एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ले जाएंगे जो इसके फोकस से गुजरेगा। यस सर। और एक हम इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। यस। ये आपके इमेज बने। फोकस से गुजारते हुए इसको मैंने ले गया और एक यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। ये मिल रहा है, ये भी तो मिला था। बस यहाँ से पास किया और एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास मिला देना आपके। यस। ये आपकी है इमेज, आपका यहाँ पे बना। कैसा इमेज बना? रियल बना, बड़ा बना। यस। यस सर। और उल्टा बना। इमेज बड़ा बना, रियल बना और उल्टा बना। उल्टा। लेकिन ये जो इमेज बड़ा बना, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा बहुत छोटा है, तो इमेज बड़ा तो बना, लेकिन इतना बड़ा नहीं बना कि हम उसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है, तो इसको हमें और थोड़ा बड़ा बनाना है। ये जो इमेज बना है, इसको और थोड़ा हमको बड़ा करना है। वो कैसे बड़ा होगा?
इसको हम इंटरमीडिएट इमेज नाम दे देते हैं, ये फाइनल इमेज नहीं, ये इमेज आपका फाइनल नहीं। तो इसको बड़ा करने के लिए मेरे पास क्या उपाय है? तो हम क्या करते हैं, एक और इसके बगल में थोड़ा सा बड़ा लेंस को ला के रखते हैं, कन्वर्जिंग लेंस ही है ये, ठीक है। और इसको हम ऐसा ला के रखते हैं कि ये जो इंटरमीडिएट इमेज बना है वो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में, इसको हम कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज बना है वो इमेज इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में। तो अब देखो क्या हो रहा है, ये जो इंटरमीडिएट इमेज है वो अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। yes sir, ये जो लेंस हमने बनाया वापस से, ये दूसरा वाला जो लेंस बनाया, इस लेंस के लिए ये जो इमेज बना वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। yes sir, और ये ऑब्जेक्ट अब कहाँ माना जाएगा? तो ये ऑब्जेक्ट माना जाएगा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। और फिर इसका इमेज कैसा बनाएगा ये वाला लेंस? ये जो लेंस है वो इस इमेज का फर्दर इमेज बनाएगा। और वो इमेज कैसा बनाएगा? तो देखो हम बना रहे हैं इसका इमेज वर्चुअल बनेगा, इस इमेज के रिस्पेक्ट में सीधा बनेगा, और बड़ा बनेगा। यहाँ कहीं हम इमेज बना लेते हैं और एक रे यहां से निकाल दे रहे हैं और एक रे यहां से। और आपके फाइनल इमेज अगर हम इसको हटा देते हैं, यहाँ आंख अगर रखेंगे आप इस जगह पे, वो वाला रे सर कन्वर्ज होगा ना नीचा दोनों, कौन सा रे? नीचा दोनों वाला रे कन्वर्स हुआ नहीं, ये जाकर के आंख पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। ये इमेज यहाँ बने, यहाँ पर यस फाइनल इमेज ये बने, यस ठीक है। यस सर, अब देखो यहाँ ध्यान से, तो यहाँ पर घटनाएं क्या घट रही है? आपको याद होगा जब हम सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाए थे तो जो ऑब्जेक्ट रखा था कहाँ रखा था? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। यस सर, इसका इमेज हमें पीछे मिलता हुआ सा प्रतीत हुआ था। यस सर, क्या ऐसा ही ये वाला लेंस कर रहा है? ये वाला दूसरा वाला लेंस वही काम? यस सर, यस सर, वही काम कर रहा है ना। ये जो ये आपका इमेज है वो इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मैंने बनाया और इसका इमेज ये पीछे कहीं बना। इसको हम डैश डैश लाइन से दिखाते हैं। डैश डैश लाइन देने की सुविधा यहाँ नहीं है, हम यहाँ थोड़ा सा डैश डैश लाइन से पीछे करता हुआ। तो एक बार फिर से समझो, ये जो लेंस है जो ऑब्जेक्ट के बगल में रखा हुआ है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट का इमेज पहले ये लेंस जो है थोड़ा बड़ा कर दिया और इस जो इमेज बड़ा बना उसको ये वाला जो लेंस है और पकड़ के बड़ा कर दिया, है ना। मतलब मैग्नीफाई पहले हुआ, एक बार इस लेंस के द्वारा। इसको अगर हम नाम दे देते, नाम क्या क्या दोगे बताओ? जो लेंस ऑब्जेक्ट के बगल में होता है उसको नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो लेंस आंख के बगल में होता है उसको बोलते हैं आई पीस। उसको क्या बोलते हैं? आई पीस।
ऑब्जेक्टिव जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट का इमेज बड़ा बनाया, रियल बनाया, उल्टा बनाया। वो इमेज को मैंने फाइनल इमेज नहीं रखा, उस इमेज को मैंने कहा इंटरमीडिएट इमेज। और इस इंटरमीडिएट इमेज को कुछ इस तरह एडजस्ट किया कि आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर और उसके फोकस के बीच में ये लाई कर जाए, ताकि इस इंटरमीडिएट इमेज का फर्दर आई पीस के द्वारा जो इमेज बना वो इमेज और बड़ा बना। हालांकि ये इमेज वर्चुअल बना है, वर्चुअल ही ना बना है ये इमेज। यस सर। लेकिन देखो तो इस ऑब्जेक्ट की तुलना में ये जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट आपका था, इसकी तुलना में ये नहीं, रियल नहीं होगा, ये बहुत बड़ा होगा। यस सर। ये बहुत बड़ा। फाइनल इमेज तो वर्चुअल ही है। यस सर। फाइनल इमेज तो वर्चुअल ही है और इन्वर्टेड है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके रेस्पेक्ट में उल्टा ही ना है। यस सर। के रेस्पेक्ट में ही उल्टा। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट देखो यहाँ है, ये इसके रेस्पेक्ट में फाइनल इमेज जो है वो उल्टा बना, नीचे की तरफ। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ऑब्जेक्ट का इमेज को बड़ा बनाया, लेकिन ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं हुआ कि मेरा आंख स्पष्ट उसको देख सके। तो हम इसको फिर और बड़ा किए। बड़ा करने के लिए हमने आई पीस बगल में रखा और इस आई पीस लेंस को इस तरह से एडजस्ट किया, ये जो इंटरमीडिएट इमेज बना है वो इसके फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई है। तो उसके कारण क्या होगा, जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल हो जाएगा लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और हम लोगों को जो ये आंख है ये हमको ये दिखे। अब देखो फाइनली ये जो आंख पर जो रे पहुंच रहा है, तुम देख रहे होगे, ये जो आंख पर जो रे, ये जो आंख है उस पर जो रे पहुंच रहा है ना रे। यस। ये कहां से आता हुआ एक्चुअली मेरे आ रहा है? एक्चुअली मेरे यहाँ से आ रहा है। यस। तुम देखोगे तो पता चलेगा कि ये रे ऐसे चला, फिर ऐसे जा करके आंख पे चला गया, फिर ये रे ऐसे गया, ऐसे जा करके आंख पर चला गया, है ना। तो आपके आंख पर जो रे आ रहे हैं वो इस ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं। आपको आंख पर ये वाली ऑब्जेक्ट दिख रही। हमने क्या सिखाया था, हमको वही ऑब्जेक्ट दिखता है जिस ऑब्जेक्ट से रे निकल के आंख तक पहुंचता। तो आपके इस ऑब्जेक्ट से रे निकल के आपके आंख तक पहुंचा, तो आपका आंख जो है ना वो इसको देख रहा है, लेकिन वो आपको कैसा दिख रहा है, तो वो आपको ऐसा दिख रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है। और कहाँ दिख रहा है, तो वो आपको जो है यहां से ये वाली दूरी पर दिख, इतनी दूरी पर दिख। और आंख का देखने का क्या ताकत है, तो मेरा जो आंख है 25 सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी, ई से लेकर इंफिनिटी तक देख सकता है। यस। तो हम इस लेंस को कुछ इस तरह एडजस्ट करेंगे कि जो इमेज फाइनल बने वो मिनिमम डी दूरी तक बने और मैक्सिमम इंफिनिटी। ठीक है। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हुई U0 ऑब्जेक्टिव से, और ये हुआ ये जो इंटरमीडिएट इमेज बना ऑब्जेक्टिव से, इसको नाम दे दिया V0। ये जो इंटरमीडिएट इमेज बना वो आई पीस से ऑब्जेक्ट की तरह काम किया, तो इसको नाम दे दिया UE। दिख रहा है? यस। और ये जो फाइनल इमेज बना इसको हम नाम दे दिया VE। यहां से आंख लेंस के साथ लगभग सटा सा रहता है, हम आंख बहुत सटा के देखते।
इसको ब्रीफ करें, क्या क्या ब्रीफ कर सकते हैं? तो ऑब्जेक्ट, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट is kept in between F and FO and 2FO. इसको हम FO नाम दे देते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ है, तो ये 2FO। लेकिन हम यहाँ पर होशियारी क्या करते हैं, क्योंकि इमेज, ये वाली इमेज थोड़ी बड़ी बने, बड़ी बनाने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को फोकस के काफी करीब रखते हैं, है ना, नियर टू एफ, नियर टू एफ। The small object is kept in between FO and 2FO, near to FO, so that the image formed by objective lens is larger, है ना, is larger। हमको उल्टा पुल्टा से मतलब नहीं, हमको बड़ा करना है। मेन काम क्या करना है, जो छोटा, बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, इसको हम जितना बड़ा करके देख सकते, तो हमने इसको फोकस के काफी करीब रखा ताकि इस ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बना है वो इमेज थोड़ा बड़ा बने। बड़ा तो जितना बड़ा बनाना था बड़ा बना लिया, लेकिन ये जो बड़ा बना वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं बना कि हम स्पष्ट उसको देख सकें। हम इसको और बड़ा करना चाहते हैं। और बड़ा करने के लिए क्या किए कि हम इस आईपीस को यूज किए। तो इस इमेज को हम फाइनल इमेज नहीं बोलकर क्या नाम दिए, इंटरमीडिएट। द इमेज thus formed is called intermediate अब फिर क्या करते हैं, the second lens called eyepiece, the second lens जो ये दूसरा वाला है उसको हम eyepiece कहें, is adjusted, इसके भीतर में एक स्क्रू होता है, समझे ना। ये जो माइक्रोस्कोप होता है, ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो कुछ इस तरह से रहता है देखने में, ऐसा है। और यहीं पर कहीं स्क्रू रहता है यहाँ। स्क्रू को तुम अगर घुमाओगे ना तो ये जो आईपीस है वो आगे पीछे करेगा, समझे ना। इसको हम एडजस्ट करते हैं। इसको एडजस्ट करते हैं किस तरह से, इज एडजस्टेड सो दैट द इंटरमीडिएट जो इमेज बना है, इंटरमीडिएट इमेज, जो इंटरमीडिएट इमेज बना है ये वाला, वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में। इंटरमीडिएट इमेज thus formed may lie, एक मिनट, thus formed तो नहीं हुआ ना, intermediate image may lie in between its optical center and focus। ये जो इमेज बना है ये वाला, वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में लाई। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या फायदा होगा, तो द इमेज, द फाइनल इमेज thus formed will be larger and virtual with respect to the original object।
यही इसका कंस्ट्रक्शन मेन कॉन्सेप्ट आपका है। अब इस लेंस का ये जो माइक्रोस्कोप है वो ऑब्जेक्ट की साइज को कितना गुना बड़ा किया, है ना। जैसे मान लो कि ये आपका साइज है, तो कुछ नाम दे देते हैं H, और ये जो फाइनल इमेज ये बना है, ये जो बना है कैपिटल H, ये जो कैपिटल H है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की हाइट से कितना बड़ा बनेगा। जितना बड़ा बनेगा उतना ताकतवर ये इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, क्योंकि हम इस इंस्ट्रूमेंट से इस छोटे से ऑब्जेक्ट को देखने का काम कर रहे हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट का मेन पर्पस है कि जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करके दी। ये जो मेरा इमेज बना है फाइनल, वो फाइनल इमेज की जो साइज है वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साइज से कितना गुना ज्यादा बड़ा। इसी को मापने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का निकालते हैं मैग्नीफाइंग पावर। क्या निकालते हैं? मैग्नीफाइंग पावर। तो चलो हम इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। ऐसा करते हैं, ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की हाइट H है, ये जो इंटरमीडिएट इमेज बना है उसकी हाइट मान लेते हैं H डैश, और ये जो फाइनल इमेज बना है इसकी हाइट को मान लेते हैं कैपिटल H। तो हम इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं। मैग्नीफाइंग पावर, इसका काम समझ में आया, जो कैसे काम कर रहा है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पहले तो हमको ये बताओ, ये जो इमेज की साइज बनी है पहली वाली, वो कितनी बड़ी बनी, तो हम कैसे निकालें? मैग्निफिकेशन बाई ऑब्जेक्टिव लेंस। इससे पहले मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन लिख देते हैं। मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन बताया हुआ था, एक बार फिर से बताओ। मैग्नीफाइंग पावर का विजुअल एंगल with instrument upon visual angle with instrument divided by visual angle without instrument। विथ इंस्ट्रूमेंट को थीटा नाम दे देते हैं और विदाउट इंस्ट्रूमेंट को थीटा नॉट नाम। अब जरा यहाँ समझो कि अगर हम बिना इंस्ट्रूमेंट लगाए इसी ऑब्जेक्ट को देखते, ये जो H हाइट की जो ऑब्जेक्ट है, इस हाइट को, इसको अगर हम देखते बिना इंस्ट्रूमेंट के, ये H हाइट की ऑब्जेक्ट है और हम उसको बिना इंस्ट्रूमेंट के देखते तो बहुत करीब रखते हैं आंख से। yes, ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो कितना करीब रख सकते हैं? और इस केस में जो हमको दिखता वो इतना एंगल बना के दिखता। yes, sir। यही हुआ आपका विदाउट इंस्ट्रूमेंट की विजुअल एंगल थीटा नॉट। जो थीटा नॉट आप कह सकते हो H/d, कह सकते हैं ना? यस सर। और जब हम इंस्ट्रूमेंट लगाकर इसको देख रहे हैं तो वो हमको ये वाला एंगल पर दिखता, H'/u। H'/u। तो थीटा की जगह वह H'/u, थीटा की जगह ना। यस सर। थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही है। यस। तो ये अगर ट्रायंगल ले, ये बहुत छोटा छोटा होता है, तो
थीटा को साइन थीटा को tan थीटा बोल सकते हैं, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा h डैश बाई यूवी। और विदाउट इंस्ट्रूमेंट जो मेरा एंगल था वो था h बाई माइनस भी लगेगा। और फाइनली में चूंकि उल्टा बना है तो हम माइनस। So here you can write minus h dash by uv into d बटा में h लिख सकते हैं। यस सर। और h डैश बाई h, और फिर हम इसको फर्क कर दिया d बटा में uv से। अब हम यहाँ पे अलग से एक बात कर रहे हैं, आप बताइए मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन क्या बोल सकते? साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सर बी बाई यू। ठीक है, ई रो बाई यू। और एक फॉर्मूला और था ना, साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यस सर। तो साइज ऑफ इमेज देखो, साइज ऑफ इमेज एच डैश है। यस सर। और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है एच। यस सर। हम इसको लिख सकते हैं एच डैश बाई ई ओ बाई यू ओ बोल सकते हैं, एच डैश बाई ई बोल सकते हैं। और ये माइनस में आएगा ना? यस सर। उल्टा है। और एक हम एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफाइन कर लें। एंगुलर बाई आई लेंस, आई पीस, एम थीटा नाम दिया इसको कहे हम है ना, एंगुलर मैग्निफिकेशन। एम थीटा जो है वो हुआ आपका डी बटा म्यू। ये जो है, ये दूसरा वाला जो टर्म है डी बटा म्यू। तो हम इसको जो है मैग्नीफाइंग पावर को लिख सकते हैं एम नॉट इंटू एम थीटा। मैग्निफिकेशन बाय ऑब्जेक्टिव इंटू एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है। यस। तो कभी कभी न्यूमेरिकल में एम थीटा एम नॉट अलग से दे देता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस ने इतना गुना इमेज बनाया, और एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है इतना है, तो मैग्नीफाइंग पावर कितना है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अब हम अपना पर्पस पे आते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर आपका निकल चुका है। एक फॉर्मूला तो यहाँ है, दिख रहा है ना? एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला नीचे है। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो ये जो आपका UE है वो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में ही रखना है। तो कहां से कहां रखना होगा ताकि हम फाइनल इमेज D से लेकर इंफिनिटी तक के बीच में बनाकर देख सकते। सबसे पहले हम फाइनल इमेज को अगर इंफिनिटी पर बनाते हैं तो इसको कहां रखना होगा? फोकस पे, यहाँ पे। यस यस। इसके फोकस को हम नाम दे देते हैं एफ। क्या नाम दिया? एफ। इसके फोकस क्योंकि आई पीस है तो इसका हम फोकस का नाम दे दिए एफ।
अगर हम इस इमेज को, ये जो इमेज बनाए हैं, इसको अगर हम इंफिनिटी पर बनाएंगे तो इसको, इस इमेज को, इंटरमीडिएट इमेज को इस लेंस के फोकस पर रखना चाहिए। ऑब्जेक्ट जब फोकस पर होता है इमेज इंफिनिटी। तो पहला कंडीशन लेते हैं, इफ फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, मतलब VE जब इंफिनिटी पर हो उसके लिए UE का मान बराबर होना चाहिए FE के। सही है? सही है ना? यस सर। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा? UE बराबर FE हो जाएगा। तब इस केस में मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस VO बाई UO इंटू B बटा में ये होता है। और ये मैग्नीफाइंग पावर जो होगा, ये UE का मान सबसे मैक्सिमम है ना? यस। तो ये जो मैग्नीफाइंग पावर होगा वो सबसे मिनिमम। क्यों? क्योंकि हम जो UE का वैल्यू है वो सबसे बड़ा रख दिए, मैग्नीफाइंग पावर जो ये बनेगा वो तो सबसे छोटा बनेगा हालत में। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछता है, यहीं पर हम इसको नोट कर देते हैं। लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट या लेंथ ऑफ ट्यूब। लेंथ का मेजरमेंट कैसे होगा? ये जो इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया है, ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसकी लंबाई कैसे नापें? इसकी लंबाई नापते हैं इस लेंस से इस लेंस तक के बीच की दूरी ना, ये दोनों लेंस के बीच की दूरी को ना। तो ये हुआ लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस लेंस से इस लेंस की। तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंस। तो देखो तो लंबाई क्या बोलोगे? VO प्लस UE। VO यहां से यहां तक का दूरी हुआ VO, नहीं, हाँ ठीक है, VO और फिर यहां से यहां तक का दूरी हुआ UE। दिख रहा है ना? यस। देखो सब कोई, यहां से इस लेंस की दूरी, तो यहां से यहां तक का दूरी हुआ VO और यहां से यहां तक का दूरी हुआ UE। तो ये मेरी लंबाई हो जाएंगी VO प्लस UE। यही लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यही लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर इमेज को इंफिनिटी पर देख रहे हो, वैसे केस में लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? क्योंकि आप UE को मैक्सिमम रखे हो, ये FE के बराबर, तो ये हो जाएगा VO प्लस, ये इंस्ट्रूमेंट की लेंथ होगी। और ऐसे केस में आपका आंख रिलैक्स्ड होगा, आई विल बी रिलैक्स्ड। इसको नॉर्मल सेटिंग भी कहते हैं। इसी सेटिंग में हम ज्यादातर चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा है, इफ फाइनल इमेज
इज एट डी। अगर फाइनल इमेज डी पर बने, उसके लिए इस इंटरमीडिएट इमेज को कहाँ होना चाहिए? ये जो फाइनल इमेज बना है, ये जो फाइनल इमेज ये वाला बना है, वो इस लेंस से डी दूरी पर बने। तो इसको यहां से कितनी दूरी पर होना चाहिए कि ये जो फाइनल इमेज बने वो डी पर बने? ये कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, लेंस फॉर्मूला 1/f 1/f is equal to 1/v minus 1/f is equal to 1/u plus 1/v। 1/f में तो f का मान प्लस ही हो गया। सर लेंस खोलना तो सर माइनस। हाँ, तो उंगली आ गया इसलिए बूस्टर को। उंगली दिख रहा है क्या? यस सर। ये तो प्लस में आएगा। यस सर। हमको तो ये चाहिए माइनस यू ई। यस। और भी का मान चाहिए माइनस डी। माइनस डी पढ़ना चाहिए ऑब्जेक्ट को। यस सर। ये जो है पीछे बन रहा है ना सब, तो सारे निगेटिव होंगे। तो ये डी दूरी पर बने माइनस डी दूरी। यहां से आप यूई का मान बताइए आएगा। फॉर्मूला उल्टा लिखा गया है। 1/v minus 1/v 1/v minus 1/v 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f का वैल्यू हुआ प्लस एफ, v का वैल्यू हो गया माइनस डी, और u का वैल्यू हो गया माइनस u, है ना? इसको आप सिंप्लीफाई करके बताइए। 1/ue बराबर 1/fe, और ये माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा 1/2। यहां से ue का वैल्यू आएगा df d into में प्लस ये वैल्यू है u मिनिमम, और यहाँ u का मान सबसे मिनिमम। इससे और कम आप नहीं रख सकते। इससे और कम रखेंगे तो इमेज जो है वो डी दूरी से पहले ही बन जाए और फिर वो नहीं दिखेगा। तो इस हालत में मैग्नीफाइंग पावर जब आप कैलकुलेट करोगे वो मैक्स कितना आएगा? माइनस v0/u0 d बटा में ue। ue का मान आपके सामने dfe, ऊपर में भेज देते हैं d प्लस f। d और d कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस v0/u0 into 1 प्लस d/f। ये मैग्नीफाइंग पावर का मैक्सिमम वैल्यू। और इस केस में लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? एमा तो vo ईओ प्लस सर u मिनिमम प्लस df d प्लस f। इस केस में आंख पर काफी जोर पड़ेगा। आई विल बी मोस्ट स्ट्रेट। हम लोग जो माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखने की जो प्रक्रिया करते हैं तो ज्यादातर नॉर्मल सेटिंग में करते हैं, क्योंकि हम थोड़े क्षण के लिए, थोड़े देर के लिए आंख पर जोर दे करके देख सकते हैं, लेकिन अगर लंबा समय तक देखना हो तो फिर कुछ ना।
तो नॉर्मल सेटिंग के केस में नॉर्मल सेटिंग के लिए एक और भी मेरे पास एक फॉर्मूला याद आ रहा है। लेंथ के रेस्पेक्ट में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली आता है माइनस L इंटू डी बटा में एफ ओ माइनस एम। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इतना अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा लेंथ के रेस्पेक्ट। तो ज्यादातर प्रॉब्लम जो है नॉर्मल सेटिंग का याद रखना है फॉर्मूला। अब हम इसका एक चीज और डिस्कस करते हैं, रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग रिजॉल्विंग पावर मैं पहली बार बताया था आपको, है ना? है जब ये बहुत बहुत छोटा चीज अगर हम देख रहे हैं, 2-3 कीड़ा देख रहे हैं, अगर वो बहुत छोटा है और बहुत करीब रखा हुआ है तो इंस्ट्रूमेंट को हमें ये दोनों को फर्क करके भी तो दिखाना होगा ना। यस सर। अगर ये ए है ये बी है तो ये दो बहुत छोटा है और आपस में बहुत बहुत एक दूसरे के करीब भी है, तो फिर हम उसको स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, तो अलग अलग चीज। तो इस दो चीजों को स्पष्ट देखने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर भी, रिजॉल्विंग पावर का डेफिनेशन क्या दिए थे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिजॉल्विंग लिमिट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजोल्यूशन लिमिट। यस। और इसका आता है, याद रखना, 2 म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। यस सर। म्यू साइन थीटा को बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो रिजॉल्विंग पावर जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा। यस। जितना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा उतना हमको फर्क करके वो इंस्ट्रूमेंट दिखाए, है ना? यस। या जितना ज्यादा सटा अगर हुआ ऑब्जेक्ट, जितना ज्यादा सटा हुआ उतना ज्यादा पावर जरूरत होगा। यस सर। उतना हटा करके दिखाना होगा ना, पावर की उतनी ज्यादा जरूरत। और जितना ज्यादा आपको पावर चाहिए उतना कम वेवलेंथ चाहिए होगा। तो वेवलेंथ लाइट की जो हम यूज कर रहे हैं, जितना कम रखेंगे इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज्यादा। तो अगर हम आपसे पूछें कि अगर हमें दो सटे हुए छोटे ऑब्जेक्ट को अलग अलग फर्क करके दिखाना है तो हमें कौन सी लाइट बेहतर होगी, वायलेट लाइट कि रेड लाइट? वायलेट लाइट जो है वो ज्यादा बेहतर होगी। सो वायलेट लेस वेवलेंथ will be
more useful to produce large resolving रेड लाइट और वायलेट लाइट और ग्रीन लाइट, ये सारे ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी लाइट को यूज करना चाहिए दो सटे ऑब्जेक्ट को फर्क देखने के लिए। उसका जवाब है वायलेट लाइट को यूज करना चाहिए, सटे ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखना। नोट कर लिया? यस। ये था आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप लेना जी। म्यू किसका लेंगे सर? म्यू और साइन थीटा ये न्यूमेरिकल अपर्चर दिया रहे, ठीक है ना। म्यू साइन थीटा न्यूमेरिकल अपर्चर दिया रहे, इसलिए हम लोग इसको और साफ देखने के लिए यहाँ पे इस जगह पे हम लिक्विड भर देते हैं। समझ में आ रहा है? यस। उसका है इस छोटे से मतलब फोकस कर, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज कर, जो लिक्विड यूज है। यस सर। वो सर लेंस के करीब। यस। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है वो डायरेक्ट लगा करके, ये इंस्ट्रूमेंट के भीतर का इनबिल्ट प्रॉपर्टी। यस। ये इसके भीतर का इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, फोकस तक वो हम लगा के रखते हैं, ये लिक्विड भर के रखते हैं, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये ज्वाइन करो, ये आपका बनता है थीटा। जो थीटा दिख रहा है ना न्यूमेरिकल। यस सर। यस सर। यस सर। इससे हमको यहाँ का ये पूरा ये पूरी वैल्यू जो है उसका न्यूमेरिकल अपर्चर में आपको बना करके दे, इसका न्यूमेरिकल अपर्चर होता है। तो एक इसका हम प्रॉब्लम लेते हैं। नोट कीजिए। A compound microscope has f(2 centimeter and fe(5 centimeter. If an object of height 2.4 centimeters is placed in front of objective find magnifying power and length of instrument
सेटिंग और नॉर्मल सेटिंग। देखिए नॉर्मल सेटिंग के लिए क्या होगा, one minute. If object is kept, ऑब्जेक्ट की हाइट हम दे दिए ना, बस हम इसको सुधार लो। ऑब्जेक्ट इज केप्ट a distance 2.4 centimeter in front of kept at a distance 2.4 centimeter, kept at a distance of 2.4 centimeter in front of objective length। ऑब्जेक्ट की साइज नहीं दिया, ऑब्जेक्ट की दूरी दिया। ऑब्जेक्टिव से लेंस से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो 2.4 सेंटीमीटर। तो बताइए फटाफट नॉर्मल सेटिंग में मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू क्या है? तो इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है, और नॉर्मल सेटिंग मतलब फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। क्या फॉर्मूला है बताओ? माइनस VO बाय UO D upon F। डी अपन। अब देखो आपको क्या क्या पता है, तो डी तो पता है ना 25 सेंटीमीटर, FO भी पता है 5 सेंटीमीटर, FO पता है 2 सेंटीमीटर, और UO भी पता है 2.4 सेंटीमीटर। अगर VO निकल जाए तो काम हो जाए। यस सर। VO निकल जाए तो काम हो जाए। उसके लिए आपको FO का मान दिया हुआ है ना, FE का मान है 5 सेंटीमीटर, FE का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। यस तो बताइए कैसे लिखना होगा? VO सर लेंस फॉर्मूला से लेंस फॉर्मूला से लगा दो। 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/VO। तो 1/FO, FO का वैल्यू दिया हुआ है +2। VO का वैल्यू तो हमको चाहिए, साइन ले लिए हैं तो माइनस में लगा देते हैं। माइनस ऑलरेडी लिया हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, और ये प्लस में आएगा ना VO प्लस में आएगा ना सर। उसका भी साइन लेना पड़ेगा VO का। हाँ, सब साइन लिया हुआ है ना इसमें, ये फॉर्मूला बनाने में सबका साइन लिया हुआ है ना, तब ना माइनस। यस सर। और UO का वैल्यू बताओ? UO का वैल्यू होगा सर -2.4। यस। यहाँ से आपको VO निकालना होगा, तो निकाल के बता दो।
1/VO बराबर आएगा 1/2 माइनस 1/2.4। एलसीएम ले लो, कितना लोगे? 2.4 into 2 हो जाएगा 1.2 माइनस 1, 0.2 बटा में 2.4, 0.5 हटाओगे? yes sir 2.4 ठीक है ना? yes sir ये 1/12 आ गया, तो VO बराबर 12 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड में साइन ले चुके, अगर साइन नहीं लेते तो माइनस में आता, yes sir साइन लेते नहीं है, साइन लेते तब भी प्लस में आता, plus क्योंकि हम साइन लिए हुए हैं तो सबको मैग्नीट्यूड में रखें। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर का वैल्यू क्या है? -12/U0। U0 देखिए कितना है? 2.4 है। yes B का वैल्यू 25 है और FE का वैल्यू 5। काट कुट कीजिए, बताइए क्या है? ये 5 आ गया, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 12 minus 24, ये 5 से कट जाएगा, तो मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा -25, मतलब 25 गुना जो ऑब्जेक्ट की साइज है उससे 25 गुना बड़ा करके आपको ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसको दिखा। समझ आ रहा है? yes sir और ऐसे केस में लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होगा? EO प्लस instruments of VO plus EO प्लस FE VO के मान कितने आए हैं? 17 हो जाएगा 17 VO 12 FE कितना है? 5 लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट 17 सेंटीमीटर। yes अच्छा, अगर हम पूछे तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसको फाइनल इमेज को D दूरी पर देखते हैं तब फिर उस केस में मैग्नीफाइंग पावर कितना होता है? If final image is at D, तो फॉर्मूला क्या होगा? -VO बटा में UO 1 + D/FE, ये था ना फॉर्मूला? yes sir VO कितना है? VO है sir 12 yes sir U है 2.4, 2.4 yes sir D का मान 25, yes sir FE का मान 5। ये 5 से कट गया, ये डेसिमल हटाओगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, 12 दूनी 24, ये भी 5 से कट गया, ये 5 और 1 6 हो, तो मैग्नीफाइंग पावर 30 हो गया ना? 30 गुना करके दिख रहा है। चलो 12 yes sir 30 गुना करके दिखाए। लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखिए क्या हो जाए। लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या बताया था? instruments है VO plus UE, yes VO प्लस UE, UE का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा? D into E into FE FE upon D plus F E प्लस
बी का मान 25 है, एपी का मान 5 है। 25 प्लस 5, 25 गुना 5/30, और से कट गया। 25/6 करोगे तो कितना है? तो चौके 24 बच गया 1, 10, 6 का जो बच गया 4, 40, लगभग 42, 4.17 अप्रोक्सीमेटली। तो V नॉट का वैल्यू कितना है? 12, 4.17, 16.16 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली इसका लंबाई इंस्ट्रूमेंट का। हम ये मान इसलिए निकाले ताकि आपको ये पता चले कि जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में क्या अंतर है। अगर आप आंख को रिलैक्स करके अगर इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहोगे तो 25 गुना इमेज बनेगा, और बहुत बहुत ज्यादा जोर दे वो आंख पर तो 30 गुना ज्यादा ऑब्जेक्ट के साइज। तो प्रॉब्लम कैसे बनाना है समझे? yes, तो इसके साथ आपकी फिनिश होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप में जो मेन टेलीस्कोप हमें पढ़ना है वो है astronomical, एस्ट्रोनॉमिकल। टेलीस्कोप का काम क्या है? दूर की वस्तु, It is used to see the distant object. Distant object मतलब दूर का ऑब्जेक्ट। Distant object like planets, satellite, है ना? जैसे चांद को देखना है, जुपिटर ग्रह को देखना है, मरकरी को देखना है, ये सारे प्लैनेट्स को देखना है, सैटेलाइट को देखना है, मून को देखना है ना? इट इज यूज्ड टू। अब देखो क्या है इस केस में भी, ये जो ऑब्जेक्ट है हालांकि ये सब बहुत बड़ा बड़ा है, प्लैनेट सैटेलाइट सब बड़ा बड़ा है, लेकिन जो हम देख रहे हैं इतना दूर से देख रहे हैं कि वो बड़ा होने के बावजूद भी छोटा दिखेगा। yes, तो ये इंस्ट्रूमेंट फर्दर उस छोटे को बड़ा करके दी। विजुअल एंगल अभी भी ये बढ़ाता ही है। इट इज यूज्ड टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट बाय इंक्रीजिंग विजुअल एंगल, बाय इंक्रीजिंग विजुअल एंगल। ये विजुअल एंगल को छोटा नहीं करता, उल्टा नहीं करता। माइक्रोस्कोप का उल्टा काम नहीं करता। माइक्रोस्कोप का जो काम था विजुअल एंगल बढ़ाना, तो टेलीस्कोप का भी काम है विजुअल एंगल बढ़ाना। समझ में आ रहा है मोहित कुमार? यस सर। ये बढ़ाता ही नहीं। इसमें हम देखो पहले इसका डायग्राम क्या है। इसमें हम एक पहले बड़ा अपर्चर का, एक लार्ज अपर्चर का एक ऑब्जेक्टिव लेंस लें, उसका अपर्चर क्या हो, बड़ा अपर्चर लेने का मेन पर्पस क्या है? बड़ा अपर्चर का लेने का मेन पर्पस है कि ऑब्जेक्ट चूंकि बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट चूंकि बहुत दूर है, सब छोटा, तो उस दूर ऑब्जेक्ट से ज्यादातर अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी मेरा ये लेंस पर गिरे, इसलिए हम इसकी साइज को बढ़ा रखते हैं। समझे? yes,
अब ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि बहुत दूर है, मतलब इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी के इमेज को बनाने के लिए क्या नियम? तो हम एक रे पैरेलल फोकस से ले जाएं, यस सर, एक ऑप्टिकल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से पास करेगा। यस सर, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दें। दिख रहा है? यस सर, यस ये दोनों रे पैरेलल है। लेंस से टकराने के बाद ये इमेज यहां पर बने। ऊपर ये इमेज यहां पर बना। जो ये इमेज बना, ऐसा इमेज बना, बताओ थोड़ा। इन्वर्टेड स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, डिमिनिश्ड। यस सर, बहुत बहुत छोटा इमेज यहाँ बनेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनता है डिमिनिश्ड। यस अब जब ये इमेज डिमिनिश्ड हो गया, ये खुले आंख से देखने पर और आपको छोटा दिखे, तो फिर फर्दर हम इसको बड़ा करें। इसको बड़ा करने का वही नियम है। क्या करें? एक हम इसके बगल में लेंस एक लेंस रखते, वही सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, और इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में कहीं इसको लाई करना चाहिए। ये आपका इंटरमीडिएट इमेज बना। ये जो इमेज बना है वो फाइनल इमेज नहीं है, ये तो हम अच्छे से देख ही नहीं पाए। तो ये जो इमेज बना है वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में कहीं लाई करे, और तब उस केस में इसका फाइनल इमेज हम फर्दर बनाएंगे और कहीं वो पीछे हमको बड़ा करके। ठीक है प्रिंस? यस सर, और ये फाइनल इमेज आपका बना। और जब आप यहाँ आंख रखोगे, आंख पर ये तीनों रे घुसेंगे, और ये रे कहां से आता हुआ नजर आएगा? ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी से रे गया, से जाकर के ये है आपका नाम, वही है जो नाम इसके पहले पढ़े थे, वही। ये क्या नाम है? ऑब्जेक्टिव। इसको फील्ड लेंस भी कहते हैं। और ये जो है आंख के बगल वाला लेंस को आईपीस। इसको ऑकुलर भी कहते हैं। ठीक है? ये आपका हुआ एफ ओ, इमेज फोकस पर बनना ना। यस, और यहां से यहां तक हुआ यू यूवी। और ये है आपका फाइनल इमेज बी, जो कहां से कहां होना चाहिए? E2
इंस्ट्रूमेंट से देखने पर यही एंगल दिखेगा, Yes, sir. और बिना इंस्ट्रूमेंट से आपको ये बोलेगा थीटा नॉट। यहाँ तो डी दूरी पर रखे तो देख नहीं सकते ना, ये है विदाउट इंस्ट्रूमेंट वाला, विदाउट इंस्ट्रूमेंट, और ये है विथ इंस्ट्रूमेंट। विथ इंस्ट्रूमेंट, और इन दोनों लेंस के बीच की जो दूरी है वो हुआ लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सारा डेफिनेशन पहले दिए हुए। Yes. मान लिया जाए ये जो इंटरमीडिएट इमेज बना ये है वाई, एक बार फिर से एक्सप्लेन करें, ध्यान से देखिए। पहले ये जो ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इस ऑब्जेक्टिव लेंस से इस इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट का इमेज बना, कहां पर बना, इस लेंस के फोकस पर। क्योंकि ये इमेज बहुत बहुत छोटा बना, इसको बड़ा करने के लिए हम एक लेंस को आगे रखे और इस तरह रखे कि ये जो इमेज बना वो इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में कहीं है, ताकि इसका इमेज बड़ा वर्चुअल बना पीछे कहीं। तो इस लेंस से डी दूरी है ना, डी दूरी पर बना जो डी से इंफिनिटी के बीच में होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट से देखने पर ये वाली एंगल दिखेगा और बिना इंस्ट्रूमेंट से देखने पर ये वाला। इसका मैग्नीफाइंग पावर बताइए। माइनस थीटा बाय थीटा। इसका मैग्नीफाइंग पावर हम लिखेंगे थीटा बाई थीटा नॉट माइनस में, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लिख दिए हैं और इसका वैल्यू बताइए। y by u e y बाई यू ई upon y by अपॉन y बाई एफ, f एफ ओ ना, ये yes sir f yes और ये चूंकि उल्टा बना है तो y और ये y कैंसिल, तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फाइनल फॉर्मूला है वो ऊपर सिंपल सा माइनस y और लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या आया, वो प्लस यू ये है ना, yes एफ ओ और प्लस यू। अब अगर हम फाइनल इमेज को इंफिनिटी पर बनाते हैं, फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, देन व्हाट, फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, तो जो यूई है, फाइनल इमेज जो आपका वी था वो इंफिनिटी पर हो, उसके लिए यूई का मान उसके फोकस पर होना चाहिए। yes sir तो मैग्नीफाइंग पावर कितने होंगे, मिनिमम होंगे, minus वो कितना के बराबर, plus f माइनस एफ ओ बाई f e और लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट f o plus f e नॉर्मल सेटिंग है, yes sir हाफ रिलेक्शन। दूसरा फाइनल इमेज इज is at d डी, तो उसके लिए यूई का वैल्यू निकाला हुआ है कई बार,
डी एफ ई बाई डी प्लस एफ ई। यस तो इस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? मैक्सिमम होगा माइनस एफ ओ बटा में यूई का वैल्यू रख दो, डी एफ ओ डी एफ ई बटा में तो ये हो जाएगा माइनस एफ ओ बाई एफ ई 1 प्लस एफ ई बटा में ये मैग्नीफाइंग पावर आएंगे। और इस केस में मान मैक्सिमम ही होगा इसका, जितना मैक्सिमम, इससे बड़ा और नहीं, सबसे ज्यादा। लेकिन इस केस में आंख पर काफी जोर देना पड़ेगा। लेंथ ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस केस में मिनिमम होंगे, एफ ओ बटा में यूई, यूई का वैल्यू तो आपने पहले रखा, डी एफ ई बटा में। आंख पर काफी जोर पड़ेगा। आई विल बी मोस्ट डिफाइन पावर। नॉर्मल सेटिंग पे ज्यादा हम जोर देते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो फॉर्मूला आपका क्या आया, माइनस एफ ओ बटा में एफ ई आया, यस और एक आता है ई बटा में बी बटा में स्मॉल डी। कैपिटल डी वो दूसरा है, ये ऐसा करते हैं, इसको हम लिखते हैं डी ओ बटा में डी ई। नहीं तो कैपिटल डी देख के 25 सेंटीमीटर रखिए, नहीं? यस सर। अभी तो ये अपर्चर है, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये अपर्चर ऑफ आईपीएस। अब ये कैसे आता है, इसके लिए थोड़ा हम अलग से आपको समझा देते हैं, लेकिन याद यही रखना, ठीक है? देखो ना, यही पे हम समझा रहे हैं। ये आपका कौन सा लेंस था? ऑब्जेक्टिव। ये कौन सा लेंस है? आईपीएस। अब देखो क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट रे कहाँ से आ रहे हैं? इंफिनिटी से, इंफिनिटी से रे आए, और ये जा करके इस पे टकराए, और टकराने के बाद ये जाकर फिर पैरेलल हो गए, क्योंकि फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनना है। फाइनल इमेज कहाँ बनना है? इंफिनिटी पर। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर आया तो इंफिनिटी से रे आए और जाकर इंफिनिटी पर इमेज। अब देखो, ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, वो क्या है? एफओ है। यस सर। और ये दूरी क्या है? ये जो अपर्चर है, ये जो अपर्चर, ये हुआ डी ओ, ये ना हुआ डाया ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टिंग। यस। और ये हुआ डी। ये एंगल अगर आप अल्फा बोलो तो क्या वही एंगल अल्फा यहाँ भी होगा? यस सर। अल्फा वैल्यू लिख डालो लेफ्ट साइड से,
अल्फा वैल्यू क्या होगा, डी ओ बटा में एफ ओ, और राइट साइड से अल्फा वैल्यू बताओ क्या आएगा, डी ई बटा में एफ ई। Yes. तो यहां से लिख सकते हो एफ ओ बटा में एफ ई बराबर एफ बराबर डी ओ बटा में डी। जी। ठीक है, यस सर। तो हम वही एफ ओ बटा में एफ ई बराबर डी ओ बटा में डी। एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला दिया आपको, क्योंकि अपर्चर दे देता है कॉम्प्लिकेटेड बनाने के। यस। फोकल लेंथ दे दिया तब तो ठीक है, अगर फोकल लेंथ अगर नहीं दिया, अपर्चर दे दिया, तो बच्चा फंस जाएगा, फंसेगा ना। यस सर। अगर अपर्चर इस लेंस का अपर्चर दे दिया, इस लेंस का अपर्चर दे दिया, और बोला कि बताइए मैग्नीफाइंग पावर नॉर्मल सेटिंग में क्या होगा, तो फिर आप फंस जाएंगे। जबकि फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जो फॉर्मूला ये जानता है उसके लिए सवाल आसान है, जो नहीं जानता उसके लिए मुश्किल। ठीक है। यस सर। अब इसमें दो तीन बातें हैं कि इमेज को साफ देखने के लिए जो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर है वो ज्यादा बड़ा होना चाहिए। यस। जो ऑब्जेक्टिव का जितना ज्यादा डीओ होगा उतना ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर होगा। यस सर। और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट साफ भी दिखेगा। तो अपर्चर का साइज, ऑब्जेक्टिव के अपर्चर का साइज आईपीस के अपर्चर से जितना ज्यादा बड़ा होगा, मैग्नीफाइंग पावर मतलब जो इमेज है उतना ही बड़ा भी दिखेगा और उतना साफ भी दिखेगा। बड़ा भी दिखेगा और उतना ही साफ। अपर्चर जो है शुड बी लार्ज, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी लार्ज, larger than eyepiece। एक ये प्रॉपर्टी जरूरी है। क्यों, अगर आपसे असर्शन रीजन में पूछ दिया कि अपर्चर ऑब्जेक्टिव का क्यों लार्ज रखा जाता है आईपीस के कंपैरिजन, इसका जो सही जवाब है वो है साफ ऑब्जेक्ट, साफ इमेज अपर्चर से। क्योंकि जितना बड़ा अपर्चर होगा उतना ज्यादा लाइट की एनर्जी को वो अपने भीतर में लेगा और उतना ही ज्यादा एनर्जी से इमेज का फॉर्मेशन। जितना ज्यादा इमेज की एनर्जी बनेगी, लाइट की एनर्जी से इमेज बनेगा, उतना ही ज्यादा साफ दिखे। और अब फोकल लेंथ क्यों ज्यादा रखा जाता है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी larger than eyepiece, ताकि मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा है ना। हम इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, ये फॉर मोर मैग्नीफाइंग पावर, और ये जो अपर्चर है ना, फॉर क्लियर इमेज क्लियर हो उसके लिए अपर्चर बड़ा रखते हैं और फोकल लेंथ बड़ा रखते हैं ताकि मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा। अच्छा, एक बात ये बताओ कि अगर हम दोनों में अदला बदली कर दें, ऑब्जेक्टिव को यहां कर दें और आईपीस को यहां कर दें, इफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस आर इंटरचेंज्ड, objective and eyepiece are interchanged, then what will be the effect on magnifying power? तब मैग्नीफाइंग पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मैग्नीफाइंग पावर घट जाएगा। मान लो पहले मैग्नीफाइंग पावर था 4, तो अब इंटरचेंज करने पे मैग्नीफाइंग पावर कितना हो जाएगा?
1/4। यस सर, यस। अदला बदली कर दिया तो उलट गया ना। D/D Yes. हो गया। पहले था DO/DE 4 था, तो DE/DO 1/4 हो जाएगा। यस सर। तो क्या गुना मैग्नीफाइंग पावर चेंज हो गया? 16 गुना। यस सर। 4 से 1/4 हो गया भाई। 16 गुना। यस। 16 गुना इमेज छोटा हो गया। जो दिखता था उससे 16 गुना छोटा दिखे। समझ में आ रहा है? यस। अगर पहले मैग्नीफाइंग पावर 3 था और जब आप उसको इंटरचेंज कर दोगे तो मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगा 1/3। मैग्नीफाइंग पावर कितना चेंज हो गया? 9 गुना। 9 गुना चेंज हो गई। 3 से 1/3 जंप कर गया, 9 टाइम्स कम है। समझ में आ रहा है प्रिंस? यस सर। एक बात और, अगर मान लो कि तुम ये इमेज देख रहे हो, मान लो ये चांद को तुम देख रहे हो, ये चांद है, मून है, इस मून को तुम देख रहे हो और ये आपको दिख रहा है, यहाँ मून यहाँ दिख रहा है। अब अगर इस मून को देखने के क्रम में रास्ते में अगर कोई पक्षी वगैरह सब आ गया, कोई चिड़िया आ गया, तो क्या ये इमेज दिखेगा? तो आपका जवाब होगा हाँ दिखेगा। और जितना क्षेत्रफल वो चिड़िया का लेगा उतना लाइट वो रोक लेगा। यस। वो उतना धुंधला इमेज दिखने लगा। इमेज वही बनेगा, इमेज वैसा ही बनेगा, इमेज उतना ही बड़ा बनेगा, लेकिन फर्क क्या आएगा? इमेज की जो एनर्जी है, बनने वाली जो लाइट की एनर्जी है वो कम हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ से 100 रेज आकर के लाइट टकरा करके इमेज बना रहे थे, अब चिड़िया आकर के 10 गोरे रोक दिया तो 90 ही गुना लाइट अब जाकर के इमेज बनाएगा। यस सर। तो चिड़िया वगैरह आ जाने से इमेज आपको तब भी दिखेगा, इमेज उतना ही बड़ा दिखेगा, इमेज वहीं पर दिखेगा। फर्क क्या पड़ेगा? तो आपको इमेज की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। क्या होंगी? ब्राइटनेस। बात को लिख देते हैं। If a bird comes in path of ray, brightness of image will decrease. इमेज की ब्राइटनेस पर ये था आपका परिचय बटा में 1 पर। ठीक है? यस। चलिए फिर तो ये सिलेबस फिनिश ही होगा। तो नेक्स्ट क्लास में पहले इसका प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे 1-2। यस। और फिर उसके बाद वेब ऑप्टिक्स में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ एक और